नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज पर बात करेंगे। आज की पहली न्यूज द हिंदू ने कवर की थी पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन के अंतर्गत जीएस पेपर 2 में शामिल होगी। न्यूज ये है कि इस सप्ताह यानी आज के दिन ही बृहस्पतिवार के दिन संसद में पेश किए जाने वाले वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाले विधेयक के साथ केंद्र ने वक्फ बोर्ड से किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने के अधिकार छीनने का प्रस्ताव रखा है, अधिकार वापस लेने का प्रस्ताव रखा है। विधेयक में बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है और किसी संपत्ति को अवैध तरीके से वक्फ घोषित करने से रोकने के लिए एक नया खंड जोड़ा गया है। यह एक संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या सरकारी भूमि है, यह निर्णय लेने के लिए जिला कलेक्टर को मध्यस्थ यानी मिडिलमैन के रूप में शामिल करता है। 1995 के अधिनियम में ऐसे निर्णय वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा लिए जाते थे। इस संशोधन से होगा क्या? इसका लाभ ये होगा, पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि वक्फ को लेकर शिकायतें जनता से आ रही हैं। वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्ति के कारण बोर्ड ने ऐसी संपत्तियों पर भी अपना अधिकार जमा लिया जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि पिछले 15 वर्षों में वक्फ की संपत्तियां दोगुनी हो गईं। 2009 में इसके पास लगभग 4 लाख एकड़ की संपत्ति थी, जो अब 9.4 लाख एकड़ है। मथुरा की शाही ईदगाह, वाराणसी का ज्ञान वापी, धार की भोजशाला, ये सभी वक्फ के कब्जे में हैं। अप्रैल 2024 में तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने तो हैदराबाद के 5 स्टार मैरियट होटल को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। इस तरह सूरत नगर निगम को भी वक्फ ने अपनी संपत्ति में दर्ज कर लिया है। हाल में एक हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक महत्व के कई स्थलों पर वक्फ की ओर जताए गए अधिकार के बाद कड़ी टिप्पणी में कहा था कि आप किसी दिन लाल किले और ताजमहल को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि वक्फ संपत्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। वंचित मुस्लिम समाज को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे कई पीड़ित परिवार हैं जिनकी जमीन पर बिना सत्यापन यानी बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के कब्जा हो गया है। विधेयक इससे मुक्ति दिलाएगा, लिहाजा इसका विरोध करने के लिए कुछ नहीं है। और गौरतलब है कि संशोधन विधेयक में 44 संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि वक्फ में मुस्लिम धर्म के अनुयायियों द्वारा दान दी गई संपत्ति या भूमि शामिल होती है और इसका प्रबंधन इस कम्युनिटी के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। वक्फ बोर्ड की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, कितनी संपत्तियां हैं, क्या उसका अभी वर्तमान में मूल्य है। ये बड़ा अमेंडमेंट होगा, इस पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये कि वित्त विधेयक 2024 में लोकसभा में एक संशोधन के साथ पारित किया गया जिसमें रियल एस्टेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रस्ताव में ढील दी गई है। यह करदाताओं को एक नई कम दर पर स्विच करने या पुरानी व्यवस्था से जुड़े रहने का विकल्प देता है जिसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ उच्च दर थी। यह संशोधन बजट 2024-25 में अचल संपत्तियों की बिक्री, अचल संपत्तियों मतलब जैसे लैंड या बिल्डिंग हो गए, भूमि या मकान हो गए, पर दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना में इंडेक्सेशन को हटाने के प्रस्ताव के बाद आया है, जिसकी विपक्षी दलों और टैक्स पेशेवरों द्वारा विभिन्न कोणों से आलोचना हुई है। देखिए, प्रॉपर्टी बिक्री से जुड़े संशोधित नियम के तहत 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देने के लिए विक्रेता के पास, विक्रेता मतलब सेलर, जैसे आप कोई अपनी लैंड बेचते हैं या मैं अपनी लैंड बेचता हूं, तो विक्रेता के पास बजट में लाए गए नए नियम के साथ इंडेक्सेशन से जुड़े पुराने नियम दोनों के विकल्प होंगे। दोनों में से जिस विकल्प के तहत उन्हें कम टैक्स लगेगा, विक्रेता उस विकल्प को चुन सकेगा। इंडेक्सेशन के साथ 20% तो बिना इंडेक्सेशन के साथ 12.5% की दर से टैक्स देना होगा। अगर आप इंडेक्सेशन करते हैं तो 20% के साथ टैक्स आपको चुकाना होगा। इंडेक्सेशन नहीं कर रहे हैं बिना इंडेक्सेशन के तो 12.5% की दर से टैक्स देना होगा। 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बिक्री के गेन का अगर प्रॉपर्टी में ही निवेश होता है, मान लीजिए हमने लैंड बेची है और लैंड को ही खरीद लेते हैं, या हमने बिल्डिंग बेची है और उसका निवेश बिल्डिंग में ही कर देते हैं, तो उस गेन का प्रॉपर्टी में निवेश होता है, तो चाहे वह उस रकम से 2 मकान खरीद रहे हैं तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के साथ पुरानी व्यवस्था जारी है और टैक्स पेयर डिडक्शन के साथ अपनी बचत के लिए निवेश कर सकता है, लेकिन इस साल जो आईटीआर भर रहे हैं उनमें 72.8% लोगों ने नई व्यवस्था को चुना है। तो ये पूरी न्यूज थी। अब हम लोग अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे।
इसको भी द हिंदू ने अपने पेज नंबर 14 पे कवर किया था। इस न्यूज को जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक के अंतर्गत शामिल होगी ये न्यूज ये है कि आईआईटी बॉम्बे, बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, टीआईएफआर के वैज्ञानिक राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के विजेताओं में शामिल हैं। यह पुरस्कार समारोह 23 अगस्त को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर, आप जानते हैं कि पिछली बार 23 अगस्त को लैंड किया था, मून मिशन सफल हुआ था, चंद्र मिशन, उसकी याद में ही 23 अगस्त को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में 15 वैज्ञानिकों को सम्मानित करती है। पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला है विज्ञान रत्न, दूसरा विज्ञान श्री, तीसरा विज्ञान युवा, चौथा है विज्ञान टीम। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से या टीमों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकविदों और नव प्रवर्तकों द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रेरक योगदान को मान्यता देना है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक होगा। भारतीय मूल के लोग जो भारतीय समुदाय या समाज को लाभ पहुंचाने वाले असाधारण योगदान के साथ विदेश में रह रहे हैं, वे भी पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 12 पर कवर किया था। इन्वायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगा। न्यूज ये है कि छत्तीसगढ़ ने एक नए बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने के लिए लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो देश में तीसरा सबसे बड़ा है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो एक मौजूदा नेशनल पार्क को वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करता है नेशनल पार्क के साथ। ये बड़ी बिल्लियों के लिए छत्तीसगढ़ का चौथा रिजर्व है। यह राज्य के 4 उत्तरी क्षेत्रों में 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं, 3 बाघ अभ्यारण्य हैं। बीजापुर जिले में इंद्रावती, गरियाबंद में उदंती सीता नदी और मुंगेली में अचनकमार। तो इस पर आप लोग अपनी नजर बनाए रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इसको ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये जीएस पेपर 3 के अंतर्गत स्पेस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। ये न्यूज ये है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस स्वतंत्रता दिवस को अंतरिक्ष में एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करके मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस को ऐसे ही मना रहा है इस बार। और 15 अगस्त को सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा से उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाएगा। इसरो द्वारा विकसित लघु प्रक्षेपण यान को कम लागत पर तैयार किया जा सकता है। इसमें कम समय लगता है, यह कई सूक्ष्म उपग्रहों को समायोजित कर सकता है और न्यूनतम बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के साथ कम समय में मांग पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। यह 500 किलोग्राम के उपग्रह को 500 किलोमीटर की कक्षा में ले जा सकता है। एक बार प्रदर्शन उड़ान सफल होने के बाद इसे उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब हम लोग अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इसको भी ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। इस न्यूज को हिस्ट्री सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आएगी। रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ एनिवर्सरी से जुड़ी हुई न्यूज है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांकोट ठाकुरबाड़ी में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध बंगाली कवि और लेखक थे। टैगोर अपने समृद्ध परिवार के सबसे छोटे सदस्य थे। टैगोर में अन्वेषण की गहरी इच्छा थी और उन्हें अक्सर बंगाल का कवि या गुरुदेव कहा जाता था। कला और साहित्य के क्षेत्र में टैगोर का योगदान अद्वितीय है, यूनिक है। उन्होंने अपने कविता संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। कवि और लेखक होने के अलावा वे एक प्रभावशाली कलाकार और संगीतकार भी थे। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान लिखे। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और प्रमुख न्यूज के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।